Hello students. In earlier video lecture we have discussed about partnership firm and now we are going to discuss about LLP and cooperative society. LLP has combination of features of both partnership and joint stock company. As the name suggests, partner have limited liability, which means the personal asset of partners are not attached for paying off the debt of LLP. The LLP is governed by LLP Act, that is Limited Liability Partnership Act 2008. LLP के अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म और कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी इसके दोनों के फीचर्स होते हैं और LLP में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और LLP को गवर्न करने के लिए LLP एक्ट 2008 आया है। अब देखते हैं फीचर्स। LLP is a separate legal entity, that is, it is a body corporate and LLP and the partners are distinct from each other. सी जैसे कि हमने देखा कि LLP में कंपनी के फीचर्स है, कुछ फीचर्स कंपनी के हैं और कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के हैं। तो LLP का ये जो फीचर है ये कंपनी से मिलता जुलता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी से। Joint stock company is also a separate legal entity, that is, it is a body corporate and it is distinct from its members. In the same way, LLP भी एक separate legal entity है, that is, it is artificial legal person created by law. It is a body corporate and LLP के partners और LLP distinct है, एक दूसरे से अलग है, separate है। Number of partners minimum to maximum unlimited। LLP फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर्स LLP में वर्क कर सकते हैं। जबकि हमने पार्टनरशिप फॉर्म के लिए देखा कि पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम जनरल बिजनेस के लिए 50 पार्टनर्स वर्क कर सकते हैं। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। LLP के मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं दी है, मतलब पार्टनर्स ने मिनिमम कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए या मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं, ऐसी कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। LLP का फॉर्मेशन कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा सिंपल है और जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपैरिजन में LLP का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इजी है। सो वी कैन से LLP इज़ सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज़ लिमिटेड टू हिज शेयर एज रिटन इन द एग्रीमेंट। LLP के अंतर्गत जो पार्टनर्स है उस हर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तक जो कि उनके एग्रीमेंट में लिखित है। LLP में पार्टनर्स एग्रीमेंट के द्वारा अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं। ये फीचर इनका पार्टनरशिप फर्म से मिलता जुलता है। पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर्स पहले से डिसाइड करते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना रहेगा और वो उस प्रॉफिट शेयरिंग को एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं। सेम फीचर यहाँ पे भी है। LLP में भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट में रिटर्न तौर पे लिखते हैं, राइटिंग में रहता है। सो पार्टनर्स की यहाँ पे लाइबिलिटी उनके प्रॉफिट शेयरिंग से के हिसाब से रहेंगी। मान लो कोई पार्टनर 25% प्रॉफिट शेयर करता है तो उसकी लाइबिलिटी 25% ही रहेगी प्रॉफिट शेयरिंग की। पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनर्स की यहाँ पे अटैच नहीं होगी। इट हैज़ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। LLP का फॉर्मेशन का जो खर्चा है वो बहुत कम है कंपनी के खर्चे के कंपैरिजन में। देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन जॉइनिंग एंड लीविंग द LLP एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब पार्टनर्स LLP को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से लिव कर सकते हैं ये ऑलरेडी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है पार्टनर्स द्वारा। तो कोई भी पार्टनर उस प्रोविजंस को, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए LLP ज्वाइन भी कर सकता है और LLP को लीव भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड एंड देयर इज़ नो टैक्स ऑन द शेयर इन द प्रॉफिट।
एलएलपी के केस में जैसे कि हमने देखा कि एलएलपी इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। सो एलएलपी का एक इनकम टैक्स का रिटर्न अलग जाता है और उनके पार्टनर्स के सेपरेट रिटर्न जाते हैं। तो एलएलपी के केस में एलएलपी के इनकम पर जब टैक्स लग जाता है तो वो जो प्रॉफिट है, वो जो इनकम है, जब वो पार्टनर्स को शेयर की जाती है तो उस पर और सेपरेटली टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस तरह से एलएलपी में डबल टैक्सेशन अवॉइडेड है। Now moving forwards towards the features of corporate society, we will discuss what is corporate society and then we will discuss its features. So corporate society is a voluntary association of persons formed to achieve certain economic objectives. कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वॉलंटरी एसोसिएशंस है पर्सन की, जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फॉर्म की जाती है, बनाई जाती हैं। 10 लोग मिलकर स्वेच्छा से जब एक एसोसिएशन बनाते हैं और उसको एक लीगल फॉर्म देते हैं तो उस लीगल फॉर्म को हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ सर्विस ओरिएंटेड, और स्पेसिफिकली कहेंगे कि इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर होता है वो सर्विस ओरिएंटेड रहता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड कम रहता है। The registration of cooperative society is compulsory in Maharashtra state under Maharashtra State Cooperative Societies Act 1960। तो महाराष्ट्र स्टेट में जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960 है उसके अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब देखते हैं फीचर्स। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द महाराष्ट्र स्टेट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ओपन टू ऑल। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मेंबरशिप सबके लिए ओपन रहती है, आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर्स मिनिमम 10। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए कम से कम 10 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम की लिमिट नहीं दी है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 10 मेंबर्स होना चाहिए। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी। It differs from other form of organization as its aim is not maximization of profit but to provide services to its members। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एक जो फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म से उससे अलग है, क्योंकि इसका एम प्रॉफिट अर्न करने के बजाय मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना है। The organization enjoys independent legal status different from its members। ये ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस इसका है, जिसको हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलेंगे। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स से डिफरेंट माना जाता है। So it is we can say it is an artificial legal person. It has legal status. It is different from its members. The management of cooperative organization is democratic in nature. There is equality in the voting right. They follow the principle of one member, one vote। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक लोकशाही नेचर का है। यहाँ पर वोटिंग का इक्वल राइट होता है मेंबर्स को, वन मेंबर वन वोट रहता है। ये लोग ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि वन मेंबर वन वोट, जबकि कंपनी के केस में वन शेयर वन वोट रहता है। तो मतलब किसी के पास में ज़्यादा शेयर है तो उसके पास में ज़्यादा वोटिंग पावर रहेगा, लेकिन ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में नहीं होता। यहाँ पर एक मेंबर को एक ही वोट का पावर होता है। देयर इज़ कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है और कंट्रोल करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्किंग को। A sole trading concern, joint Hindu family business and partnership firm could not meet the requirement of large-scale business organization. All of them have limited funds, no stability, unlimited liability, lack of marginal ability. So,
जॉइंट स्टॉक कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो हमने अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स देखे। इसके पहले हमने सोल ट्रेडिंग, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, इन सब के फीचर्स देखे। तो उस पे से हम ये समझ कंक्लूड कर पाएंगे कि ये सारे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सूट नहीं होते। कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, स्टेबिलिटी नहीं है, मैनेजरियल एबिलिटी लैकिंग है, कैपिटल भी लिमिटेड रहता है। तो इसीलिए फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है। सो विद दिस वी कंक्लूड हियर। थैंक यू।